नॉर्थ गाजा में जिसमें इजराइल अपना कंट्रोल समझता था, उसको मतलब कहता था, उसको पूरी तरह से खाली करा दिया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। आज फिर इजराइल ने हमले की कोशिश की, वो भी विफल। इजराइल अपने करीब 30 से 35 हजार सैनिक पूरे गाजा से विथड्रॉ कर चुका है, वापस ले चुका है। अब लोग कह रहे हैं कि उसकी कुछ और बहुत बड़ी प्लानिंग है, कुछ और बहुत बड़ा करने की। शायद राफा में जो जो सदर्न मोस्ट टिप है जिसकी गाजा की, वहां पर जो इजिप्ट से क्रॉसिंग है, वहां पर एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो ना इजिप्ट के अंदर है ना पैलेस्टीनियंस के अंदर, और इसराइल का वही एक जगह है जहाँ कंट्रोल नहीं है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो इजिप्ट बॉर्डर है, उस पर भी इसराइल भारी मात्रा में अपने सैनिकों का एक बड़ा हमला कर सकती है, उसको कम कर। इसराइल कह रहा है कि अब हम इसके इतनी सब प्रोसेस के बाद अपनी देख रेख में पहले हम गाजा पे फिर से कब्जा करेंगे। गाजा में आपको याद है 2005 में इसराइल ने गाजा खाली किया, वहां पर हमास का शासन अभी तक है, लेकिन वो कह रहा है कि हम गाजा पे दोबारा कब्जा करेंगे और फिर हम पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे, अपने हिसाब से ढालेंगे, जैसे मैंने बताया 4 स्टेजेस, और कुछ पैलेस्टीनियंस को हम ट्रेन करेंगे और फिर उनको हम सत्ता से, और उसमें भी ये चीज शर्त रहेगी कि इजराइल कभी गाजा में घुस सकता है आतंकवादियों को मारने। वेस्ट बैंक में ये चीज हो चुकी है कि 1993 में जो ऑस्लो अकॉर्ड्स थे, उसमें ये था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनेगी, तो वेस्ट बैंक में बनी हुई और अभी तक चल रही है। और उसमें इजराइल ने एक शर्त रख दी थी ऑस्लो अकॉर्ड में कि आतंकवाद को खत्म करने के नाम पे हम कभी भी वेस्ट बैंक में घुस सकते हैं। वो अभी भी उसी वजह से अभी भी घुस सकते हैं, लेकिन वो यही चीज गाजा में भी चाहता है। गाजा में हमास उसको रोके हुए था, लेकिन वो कह रहा है हम सबको खत्म करके हमास वगैरह को हम ट्रेन करेंगे फिलिस्तीनियों को, फिर उनको सत्ता सौंपेंगे। कुछ भी नहीं, जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो सीधे जो इजराइल मार रहा है, और वो तो मतलब देखिए सबसे खतरनाक टॉर्चर एक कैदी के लिए होता है जब उसको लगातार मार पड़ती है। कोई और भी चीज कोई भी कहते कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ये है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि जब उसको मार पड़ती है, उसको खाना नहीं मिलता, उसको पानी नहीं मिलता, उसको कपड़े नहीं मिलते, उसको सर्दी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अच्छों के मनोबल होता है, लेकिन फिलिस्तीनियों के मनोबल गायब। और हमास ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीनी नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। बोलता हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों बाद हम आपके बीच आए हैं, माफी चाहते हैं, कुछ ऐसी मसरूफियत हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है, जो लेटेस्ट सिचुएशन जो है वहां पर गाजा में, उसके बारे में सबसे प्रमुख बात है कि जो समझौते की बात हो रही है, कि एक समझौता, ये बहुत तेजी से एक खबर फैलाई गई कि एक नया समझौता होने वाला है और इस बार कोई लंबा समझौता होगा, और उसमें कुछ पेरिस में मीटिंग्स हो रही हैं और फिर कायरो में एक मीटिंग होने वाली है। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि पेरिस की जो मीटिंग है, वाकई पेरिस में मीटिंग्स हुई, और वो एक तरह से गुप्त मीटिंग्स थी, मतलब सार्वजनिक नहीं की गई, कोई छुपी हुई भी नहीं थी, लेकिन ज्यादा उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया। वहां पर इसराइल के, कुछ यूरोपियन यूनियन के और हमास के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां से कोई इनफॉर्मल ड्राफ्ट बना होगा, वो इस तरह के बहुत सारे ड्राफ्ट बनते हैं, और फिर ये हुआ कि कायरो में एक मीटिंग होगी, लेकिन अभी उस मीटिंग के बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जमीन पे जो लड़ाई है, जो जमीन पे लड़ाई है, उसकी ये हालत है कि अभी जो कुछ ही दिनों में, जैसे आज मान लीजिए 4 फरवरी है, तो अभी 30 जनवरी से लेके 4 फरवरी के बीच दुनिया में बहुत कुछ हो गया। अमेरिका ने इराक की बेसिस पे स्ट्राइक किया। उसके पहले 28 जनवरी को इराक ने जो अमेरिकन बेस था सीरिया में अल-तन, उस पे स्ट्राइक किया था। 3 अमेरिकन सर्विसमैन मारे गए, जो कि पहली बार इस पूरे युद्ध में हुआ है कि अमेरिका के लोग मारे गए। उसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, और कल ही की बात है कि जब 16 इराकी रेजिस्टेंस के लोग मारे गए अनबार में, जो इराक की प्रोविंस है जहां पर अ, इराकी रेजिस्टेंस का बेस है, वहां पर मारे गए 16 लोग और करीब 37 घायल हुए। और उसके बाद लेकिन जो पूरी बात हुई, जो पूरी बात आई कि मतलब जो
इराकी रेजिस्टेंस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उसने अमेरिका के खिलाफ और गाजा के पक्ष में लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। ये तो एक लार्जर सिनारियो। यमन में भी वही बात हो रही है, वो लगातार यमन मार रहा है और यमन पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन यमन जवाब दे रहा है। हिजबुल्ला में भी वही स्थिति है, नॉर्दर्न फ्रंट में इजराइल मार रहा है, हिजबुल्ला जवाब दे रहा है, बल्कि हिजबुल्ला का जवाब ज्यादा से ज्यादा इजराइल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और जो गाजा की स्थिति है उसमें देखिए इजरायली सैनिकों के मारे जाने की लगातार वृद्धि ही हो रही है। इजराइल ने अब तक माना है कि उसके 565 565 जो मारे गए हैं। ये पिछले करीब समझ लीजिए हर दिन एक या दो इजरायली मारे जा रहे हैं, उनके ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से। वो अपनी असली चीज छुपाते हैं, वो हम लोग सब जानते हैं। तो अब लड़ाई में कहीं से भी कोई भी वो नहीं हुआ है, मतलब कहीं से भी लड़ाई धीमी नहीं पड़ी है। और बल्कि अब मैं ये बताऊं आपको कि नॉर्थ गाजा में जिसमें इजराइल अपना कंट्रोल समझता था, उसको मतलब कहता था, उसको पूरी तरह से खाली करा दिया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। आज फिर इजराइल ने हमले की कोशिश की, वो भी विफल हो। इजराइल अपने करीब 30 से 35 हजार सैनिक पूरे गाजा से विथड्रॉ कर चुका है, वापस ले चुका है। अब लोग कह रहे हैं कि उसकी कुछ और बहुत बड़ी प्लानिंग है, कुछ और बहुत बड़ा करने की। शायद राफा में जो जो सदर्न मोस्ट टिप है इसकी गाजा की, वहां पर जो इजिप्ट से क्रॉसिंग है, वहां पर एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो ना इजिप्ट के अंदर है ना पैलेस्टीनियंस के अंदर है, और इसराइल का वही एक जगह है जहाँ कंट्रोल नहीं है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो इजिप्ट बॉर्डर पे। तो उस पे भी इसराइल भारी मात्रा में अपने सैनिकों का एक बड़ा हमला कर सकती है उसको कब्जा करने के लिए। ये सारी बातें चल रही। अच्छा, उधर वेस्ट बैंक में गाजा की तर्ज पे एक तरह से सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया है, एक विद्रोह टाइप सिचुएशन वेस्ट बैंक में बनती जा रही है। तो लड़ाई तो बढ़ रही है, और उसमें देखिए ये ट्रूस की बातें हो रही है। अब ये ट्रूस की बातें दो चीज दो इसमें चीजें। हमास ने डिनाई कर दिया है, हमास ने कहा है कि कोई ट्रूस नहीं हो सकती जब तक इजरायली सैनिक गाजा से वापस नहीं होते, जब तक हवाई बमबारी जिसमें अभी भी रोज कम से कम 100-200 गाजा के और फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, जब तक हवाई बमबारी बंद नहीं होती, सैनिक वापस नहीं होते, और जब तक ये चीज तय नहीं हो जाती कि इजराइल सारे फिलिस्तीनी के, जो इजराइल के पास इस समय 3 से 4 हजार फिलिस्तीनी कैदी है। कितने लोग तो 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। मतलब जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है दुनिया के किसी जेल में नहीं हुआ। अमेरिका में जो अबू गरैब प्रिजन्स की बात आपने सुनी, आपने नाम सुना होगा, जहां पर जो इराक के और कुछ अफगानिस्तान के लोगों को कि ये आतंकवादी हैं कह के बंद किया गया, और उनके गले में कुत्ते का पट्टा डाला गया, कुत्तों की तरह उनको घुमाया गया, बहुत सारे सेक्सुअल क्राइम्स उनके खिलाफ हुए। तो ये सारी चीजें जो आपने अबू गरैब में सुनी, वो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो सीधे जो इजराइल मार रहा है। और वो तो मतलब देखिए, सबसे खतरनाक टॉर्चर एक कैदी के लिए होता है जब उसको लगातार मार पड़ती है। कोई और भी चीज कोई भी कह दे कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ये है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि जब उसको मार पड़ती है, उसको खाना नहीं मिलता, उसको पानी नहीं मिलता, उसको कपड़े नहीं मिलते, उसको सर्दी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अच्छों अच्छों के मनोबल टूट जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों के मनोबल कायम है। और हमास ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीनी कैदी नहीं छूटेंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। और तभी हम सारे होस्टेजेस जो हमारे पास होस्टेजेस जो अभी भी 200 से ऊपर इजरायली कुछ सैनिक और सिविलियंस, वो हमास के पास है। और कम से कम 40 से 50 तो होस्टेजेस जो हमास के पास हैं, इजराइल ने खुद ही मार दिए हैं। ये बात तो आपको पता ही है कि जब वो उनको छुड़ाने के नाम पे खुद ही मार दिए इजराइल ने। तो हमास ने कहा है कि हम जब तक ये शर्तें नहीं होंगी कोई समझौता नहीं होगा। उधर इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल में बीच में तख्ता पलट, ये पलट की भी साजिश हुई, और पूरी ये झगड़ा हुआ। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यूवर गैलन, उन्होंने कहा कि मैं गोलानी ब्रिगेड को, जो वो गाजा से विड्रॉ कर चुके हैं, वो मैं इजराइल के कैपिटल में ले आऊंगा, तेल अवीव में ले आऊंगा, मतलब तख्ता पलट कर दूंगा नेतन्याहू का, अगर नेतन्याहू ने
हिजबुल्लाह के खिलाफ नॉर्दर्न फ्रंट नहीं खोला, तो मतलब सदर्न फ्रंट मतलब गाजा, वहां तो अभी ये जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कि नॉर्दर्न फ्रंट लेबनान का जो है वो हम वो खोलो। और वहां पर क्योंकि सेटलमेंट्स जो जो सेटलर्स हैं लाखों की संख्या में डिस्प्लेस्ड हैं, हिजबुल्लाह रोज मार रहा है, इसराइलीज अब वहां भाग गए हैं, सेटलमेंट्स पूरे खाली हो गए हैं। इसराइलीज को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लाखों लोग विस्थापित हिजबुल्लाह ने किए हैं, और वो और हिजबुल्लाह तो भाई जो गाजा में आज़ादी की लड़ाई चल रही है उसके साथ है। तो जो लाखों लोग विस्थापित किए हैं हिजबुल्लाह ने, उनको कहाँ बसाएं, क्या करें, कब तक ऐसी 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 स्थिति चलती रहेगी। तो अब ये जो पूरी एक बात है, तो इजराइल के अंदर दो पक्ष हैं, और दो पक्ष में से जो इजराइल का विपक्ष है और जो इजराइल की मिनिस्ट्री में जो नेतन्याहू के भी लोग हैं, कुछ अमेरिका के भी लोग हैं, क्योंकि अमेरिका से भी खबर आई है कि बहुत सारे जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियल्स काम करते हैं, उन्होंने पहली बार चिट्ठी लिख के, बीच में एक एपिसोड हुआ था लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था, इस बार एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ जिसमें अमेरिका और यूरोप दोनों के ऑफिशियल्स ने ये चीज लिखी कि हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल हैं जो पॉलिसीज अमेरिका और यूरोप गाजा के की तरफ अपना रहे हैं, और जो इजराइल के साथ हैं, बहुत हम लोग अनकंफर्टेबल, ये बात उन्होंने साफ साफ। अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये हो रहा है कि जो समझौते का जो पूरा मामला है वो इजराइल की तरफ से ज्यादा है, जबकि इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं हमारी तरफ से नहीं, इजराइल की तरफ से ज्यादा है। और इजराइल के अंदर जो है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मार है, और इतना प्रेशर है कि दूसरा फ्रंट खोल, और उधर समझौते का प्रेशर यूरोप और अमेरिका लगातार डाल रहे हैं कि समझौता अगर नहीं करोगे तो फिर तो अमेरिका फंसता जा रहा है ना। उसके बेस पे अटैक हो गया, 3 अमेरिकन मारे गए, फिर अमेरिका ने इराक पे एयर स्ट्राइक्स की, यमन पे ऑलरेडी कर रहा है, कितने देशों पे और अमेरिका एयर स्ट्राइक्स करेगा। और एक एनालिसिस मैं आपको बता दूं, वो बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि जो अमेरिकन बेसेस हैं सीरिया और इराक में, वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, जो दोनों देशों के नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं, वो वहां पर केंद्रित है। और सीरिया के जो साउथ के इलाके हैं उसमें रशियन बेस है, वहाँ रशियन सोल्जर्स हैं बकायदा। और जो इराक का जो साउथ है अनबार, जिसपे अभी अमेरिका ने बमबारी की, जो वो इराकी रेजिस्टेंस का गढ़ है, जो चाहता है कि अमेरिकन इराक छोड़ दें, इराक को पूरी तरह से खाली कर। अमेरिका वहां फंसा हुआ है, और अमेरिका के पास एक संकट ये आ गया है कि अगर हमें इराक छोड़ना पड़ा तो फिर सीरिया भी छोड़ना पड़ेगा, फिर इस पूरे इलाके में रशिया और चाइना को हम एक तरह से वॉकओवर दे देंगे, ये स्थिति हो। तो अब अमेरिका के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि वो एक समझौते की तरफ बढ़े। अब इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल ने एक गुप्त साजिश रची। वो साजिश ये है कि उन्होंने एक अपना फोर फोर पॉइंट प्रोग्राम बनाया है। उस 4 पॉइंट प्रोग्राम में फर्स्ट पॉइंट है कि इसराइल सबसे पहले गाजा में मिलिट्री कब्जा करेगा। मतलब अभी अभी वो सैनिक वापस बुला रहा है, लेकिन कह रहा है कि हम मिलिट्री कब्जा करेंगे, और उसके बाद एक समय चलेगा मिलिट्री रूल का गाजा में, इसराइल के मिलिट्री रूल, पूरे गाजा को हम कंट्रोल करेंगे, और हम उस समय कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो खराब हुआ है वो हम करेंगे। पता नहीं कैसे जो 1 लाख से ऊपर कैजुअलिटीज हो गई हैं, मरने वाले और जो घायल, उनको मिला के देखिए 1 लाख से ऊपर। तो वो कैसे वो उनको वापस लाएगा, वो तो खैर एक सवाल ही नहीं, लेकिन कह रहा है कि हमने जो हजारों हाउसिंग यूनिट्स डिस्ट्रॉय की हैं, ये की हैं, हम उनको बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेज इजराइल के हिसाब से, सेकंड स्टेज कि अरब देशों से वो नॉर्मलाइजेशन में जाएगा। अरब देशों को इजराइल से नॉर्मल संबंध बनाने होंगे, मतलब जो सऊदी अरेबिया और जो तमाम इजिप्ट है, और भी जैसे कतार है, इन सब लोगों के जो इजराइल से, जैसे सऊदी अरेबिया तो मानते ही नहीं इसराइल को, इजिप्ट की भी वही स्थिति। और ये नॉर्मलाइजेशन होने वाला था, अमेरिका कर रहा था, लेकिन तब तक हमास ने हमला कर दिया, सब कुछ रोक दिया। तो इसराइल चाहता है कि जो दूसरी स्टेज होगी मिलिट्री रूल, जब इसराइल का साबित हो जाएगा, तो अरब स्टेट्स नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े। फिर तीसरी उसमें वो धीरे धीरे जो है एक ऐसी स्थिति बनाएगा कि कुछ पैलेस्टीनियंस को, हमास नहीं, हमास और जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है उसमें से एक भी आदमी को नहीं, जो उनके अपने कुछ दलाल होंगे, उनको वो ट्रेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद चौथे स्टेज में, जो कि 4 साल बाद खुद उन्होंने कहा है
4 साल बाद चौथे स्टेज में वो एक पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में जो एक डिमांड है कि भाई फिलिस्तीन का अलग राज्य होना चाहिए, जो यूएनओ ने भी ग्रांट किया हुआ है 1948 से। तो इज़राइल कह रहा है कि अब हम इसके इतनी सब प्रोसेस के बाद अपनी देख-रेख में पहले हम गाज़ा पे फिर से कब्ज़ा करेंगे। गाज़ा में आपको याद है 2005 में इज़राइल ने गाज़ा खाली कर दिया। वहाँ पर हमास का शासन अभी तक है। लेकिन वो कह रहा है कि हम गाज़ा पे दोबारा कब्ज़ा करेंगे और फिर हम पूरे एरिया को सैनिटाइज़ करेंगे, अपने हिसाब से ढालेंगे। जैसे मैंने बताया 4 स्टेजेज़ और कुछ पैलेस्टीनियंस को हम ट्रेन करेंगे और फिर उनको हम सत्ता सौंपेंगे 4 साल बाद। और उसमें भी ये चीज़ शर्त रहेगी कि इज़राइल कभी भी गाज़ा में घुस सकता है आतंकवादियों को मारने के नाम। वेस्ट बैंक में ये चीज़ हो चुकी है कि 1993 में जो ओस्लो पीस अकॉर्ड्स थे, उसमें ये था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक बनेगी, तो वेस्ट बैंक में बनी वो और अभी तक चल रही है। और उसमें इज़राइल ने एक शर्त रख दी तो ओस्लो अकॉर्ड में कि आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पे हम कभी भी वेस्ट बैंक में घुस सकते हैं। वो अभी भी इसी उसी वजह से अभी भी घुस रहा है। लेकिन वो यही चीज़ गाज़ा में भी चाहता है। गाज़ा में हमास उसको रोके हुए था, लेकिन वो कह रहा है अब हम सबको ख़त्म करके हमास वगैरह को हम ट्रेन करेंगे फिलिस्तीनियों को, फिर उनको सत्ता सौंपेंगे। देखिए, ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी। ये देखिए क्या है ना कि बहुत ही बारीक चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि ये लड़ाई कई स्तर पे लड़ी जा रही है, ज़मीनी स्तर पे लड़ी जा रही है, समुद्र में लड़ी जा रही है, आकाश में लड़ी जा रही है और दिमागों की लड़ाई है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और जो 5वाँ डायमेंशन है, वो है कूटनीति, डिप्लोमेसी। वहाँ पर बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं। वहाँ भी एक तरह से पूरा टेस्ट हो रहा है, जो जो पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक इसका डायमेंशन है, कूटनीतिक, राजनीतिक, उसमें भी ये हुआ हो रहा है कि कब हमें समझौते की कौन-सी बात करनी है, कब कौन-सा पत्ता फेंकना है और इज़राइल भी इस खेल को खेल रहा है। हमास भी ने भी सीख लिया है खेलना। अभी तक तो वो केवल एक लड़ाका फ़ोर्स थी, लेकिन उसने इधर राजनीति भी सीख ली, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब जब तक कोई राजनीति नहीं सीखेगा, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड उसमें आज़ादी लेना और ये आखिरी एक तरह से राज्य है फ़िलिस्तीन दुनिया का जो आज़ाद नहीं है। तो उसको एक आज़ादी लेने के लिए हर तरह के तिकड़म उसको अपनाने पड़ेंगे, हर तरह की चीज़ उसको अपने आगे मतलब टेबल पे रखनी होगी और हर तरह के जो मूव्स हैं, हर तरीके के जो अ, पीछे से, आगे से कैसे भी दुश्मन को घेर के उसको हराने की पूरे जो एक प्रक्रिया होती है, उससे हमास को गुज़रना पड़ेगा और वो गुज़र रहा है। तो ये आप देखिए जो अभी ट्रूस की बात चल रही है, ये ट्रूस की बात बहुत हल्की है। इसमें अभी ये डिमोरलाइज़ करने के लिए और जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है उसके जो समर्थक हैं, उनको भी कि भई अक्टूबर से चल रही है, लोगों में अब एक थोड़ी थकान सी भी आ रही है। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में जो एक फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेके जो एक जोश था, वो अब देखिए मेरा तो ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया था, फिर मैंने दूसरा शुरू किया, फिर पुराना रिस्टोर हो गया। फिर जो रिस्टोर हो गया है उसको वही जो @मिश्रा_अमरीश है, उसको हम चला रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कुछ मतलब जोश कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए 3-4 दिन पहले की बात है, एक 6 साल की बच्ची रजब हिंद, वो अपने परिवार के साथ जा रही थी गाज़ा में और इज़राइलियों ने उस पे गोली चलाई आईडीएफ ने और उसके 6 रिश्तेदारों को मार दिया। उसकी बड़ी बहन और वो केवल बची और अपनी माँ से वो बात कर रही थी पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट के माध्यम से और अपनी माँ से बात जब कर रही थी उसकी बड़ी बहन लैन, तो लैन को वहीं पर इज़राइलियों ने मार दिया। और छोटी लड़की रजब हिंद कहती रही कि माँ मैं घायल हूँ, मैं घायल हूँ। उसको लेके पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट ने एक अपनी टीम भेजी और अभी देखिए परसों 90 घंटे हो गए थे। अभी आज तो अ, मतलब 140-150 घंटे हो गए हैं, अभी तक उस लड़की का पता नहीं है। हम लोगों ने ट्विटर पे सेव हिंद करके एक चीज़ ट्रेंड कराने की कोशिश की, लेकिन ट्विटर पे क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं रीट्वीट से हो जाता है, लेकिन नहीं, उसमें पोस्ट करना पड़ता है। उसमें कम से कम कोई भी चीज़ ट्रेंड करने के लिए 1 से 2000 3000 पोस्ट, इंडिपेंडेंट पोस्ट आप लिख के उस हैशटैग के साथ करिए, तब वो होगा। तो हमने कहा कि सेव हिंद में आप ये एक पोस्ट बना के सब लोग करें। मेरे खुद के 14,000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो चीज़ अभी लोगों को उस तरह से समझ में नहीं आई या अभी देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखनी है।
जो खासतौर पे समर्थक हैं फिलिस्तीन के। तो हम लोग उस प्रक्रिया में हैं और कुछ हद तो ये जो इज़राइल जो ट्रूस की बात कर रहा है, ये इसलिए भी कर रहा है कि अभी जो एक लल सा आया है और जो लोगों में थोड़ी-सी एक वो बनी है कि कब तक ये चलेगा। अब आप याद करिए किसान आंदोलन जो है वो 1 डेढ़ साल चला और उसमें कई फ़ेजेज़ आए, उतार-चढ़ाव आए, लोगों शुरू में जो लोग जुड़े थे बीच में पीछे हटे, फिर जुड़े, फिर पीछे हटे, फिर जुड़े, अंत में मोदी को झुकना पड़ा। ये बात सबके सामने है। तो वो क्योंकि किसान डटे रहे, किसानों ने इसकी परवाह नहीं की कि कौन हमारे साथ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। उन्होंने वो जानते थे कि जो आज आ रहे हैं, हो सकता है बीच में थोड़ा थक जाएँ, फिर वो वापस आएँगे। तो जो अभी स्थिति है सोशल मीडिया पे वो फिर से लौटेगी और मतलब वो बरकरार नहीं रहेगी और फिर से वही जोश लौटेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इज़राइल ये खेल खेल रहा है कि पूरी दुनिया में एक इस समय समझौते की बात, एक र्यूमर फैलाना समझौते का और जबकि उसकी अपनी गुप्त प्लानिंग दूसरी, वो दुनिया के सामने नहीं ला, ना ही कोई उसके बारे में लिख रहा है। लेकिन दुनिया के सामने एक एक फेक एटमॉस्फेयर बनाना कि हम देखिए ट्रूस चाह रहे हैं और हमास नहीं चाहता। जबकि हमास ने कह दिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये हमारी शर्तें हैं, उसके हिसाब से ही ट्रूस होगी, कोई भी और तरीका इसमें काम नहीं करेगा। तो अब जो जहाँ पर पूरी गोट फँसी है, वो यही फँसी है कि इज़राइल किसी भी तरह चाह रहा है कि कुछ ना कुछ हमास से समझौता हो जाए, ताकि वो हिज़्बुल्लाह को डील कर सके। हिज़्बुल्लाह ने उधर क्या किया है कि खुद अपने इस तरह से बयान जारी किए हैं और ये बातें हिज़्बुल्लाह ले आया है कि अ, नॉर्दर्न फ्रंट में इज़राइल को फँसा के उसने हमास की बहुत बड़ी मदद की और ये बात सच्चाई है, क्योंकि इज़राइली सेना का बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न फ्रंट में फँसा हुआ है। तो नॉर्दर्न फ्रंट में ये स्थिति बन जाए कि हमास समझौता कर लिया और फिर इज़राइल अपनी पूरी ताकत हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लगा ले, वो भी स्थिति हमास नहीं आने देगा। हिज़्बुल्लाह हमास के लिए खड़ा रहा, हमास हिज़्बुल्लाह के लिए खड़ा रहेगा। ये बिल्कुल कमिटमेंट है और ये प्रतिरोध का कमिटमेंट है। इसमें देखिए ये खून का कमिटमेंट होता है। ये कागज़ पत्थर का कमिटमेंट नहीं है कि किसी ने लिख के दी। ये खून का कमिटमेंट होता है और इस खून के कमिटमेंट को जो खून का कमिटमेंट भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद में था, जो सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी जो उनकी थी, उसमें था, जो 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे जैसे योद्धा और बहादुर शाह ज़फ़र जैसे लोगों में था। तो ये जो अ, खून का कमिटमेंट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके चलते रेजिस्टेंस में इराक हो गया, हिज़्बुल्लाह हो गया, यमन हो गया और हमास हो गया और दायरा बढ़ता जा रहा है। ओमान भी उसमें कहीं न कहीं आ गया है और भी देश जिबूती वगैरह जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ भी विरोध हो रहा है। जॉर्डन में लगातार इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि विद्रोह कभी भी हो सकता है। तो वो देखिए चीज़ बरकरार है। अपने सारे गेम प्लान्स अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अगल-बगल बमबारी करके यमन और इराक को डरा दे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो ज़मीन पे वो चीज़ सफल नहीं हो रही है बल्कि अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आज की खबर जो यही है कि लड़ाई में हमास का अपर हैंड है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अपर हैंड बना हुआ है। अ, ईरान जो है, उसकी जो स्थिति है कि अमेरिका ने इरानियंस को कई बार मैसेज पहुँचाए कि हम अ, एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। हालाँकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, वो तो उसने देखिए कुछ भी वो हमेशा कहता है कि हम पीस चाहते हैं, बल्कि वो पीस करवाता भी है, 2 पार्टियों को मिलवाता भी है, लेकिन वो कभी सफल नहीं। ऑस्लो पीस अकॉर्ड्स भी हुए थे, उसके बाद बिल क्लिंटन के समय भी एक समझौता हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं। तो इसलिए अमेरिका की कोई बात कभी सफल नहीं होती, ये बात अब दुनिया जानती है। आज की स्थिति यही है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जनता बढ़ रही है। ये जो पुराना नया वर्ल्ड जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, वो शासक वर्ग का था। वो दुनिया के जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जो बड़े-बड़े देश हैं, बहुत अमीर देश हैं, उनका एक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें गरीब देशों को, गरीब जनता को दबा के रखा जाए, मध्य वर्ग को दबा के रखा जाए और अमीरों का शासन हो, जो सुपर अमीर भी नहीं। अमीर तो बेचारे अ, थोड़े बहुत लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन जो सुपर अमीर है, जो मतलब दुनिया का 1% जो दुनिया के करीब 90% रिसोर्सेज पे काबिज़ है।
तो वो उनका शासन बना रहे। तो वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। अब जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो रही है कि डॉलर हेजेमनी के खिलाफ और सारी इन सारी चीज़ों के खिलाफ एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस अपनी एक सत्ता बनाएगा। छोटे-छोटे जगह पे छोटे-छोटे फोर्सेस पूरी तरह से विरोध करेंगी साम्राज्यवाद का। और वो जो हैं और सबकी अपनी आज़ादी भी रहेगी, लेकिन एक-दूसरे से गहन रिश्ता भी रहेगा। जैसे पैलेस्टाइन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है कि कम से कम 7 फैक्शंस अलग-अलग लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें गज़ब का कोऑर्डिनेशन है। उनको उनकी अपनी ऑटोनॉमी भी है, उनकी स्वायत्तता भी है, लेकिन उनका वो लोग अपने एक्शंस कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। तो उनका अलग मत भी बहुत सारी चीज़ों पे अलग ये भी है, लेकिन कॉमन दुश्मन के खिलाफ वो यूनाइटेड है और यही उसकी डेमोक्रेसी है। एक नए तरह की डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं जिसके बारे में हम जानते हैं या हमने यहाँ पर देखी है, भारत में देखी है या और जगह हम देखते हैं कि जो केवल वोट वाली डेमोक्रेसी होती है, वो नहीं। डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब वहाँ तो रोज़ लड़ाई हो रही है, तो वो तो लड़ाई के क्षेत्र में वहाँ पर इस तरह की एक स्थिति बन रही है कि एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बन रहा है जिसमें हर आदमी को, हर हर ग्रुप को अपना एक फैक्शन बनाने की आज़ादी है और अपने विचारों को आगे बढ़ाने की आज़ादी है। शर्त केवल ये है कि जब दुश्मन के खिलाफ कहीं से भी कोई इज़राइल से समझौता ना करे और दुश्मन के खिलाफ सारे फैक्शंस यूनाइटेड रहें। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह की बात मैं पहली बार किसी मंच पे इस बात को साझा कर रहा हूँ। तो यही अभी तक का ये ताज़ा अपडेट है, जो एक मैंने पिछले कुछ दिनों में जो सम अप किया आपके सामने और मैं आपके बीच जल्दी ही फिर आऊँ। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।